आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका दोबारा से स्वागत है। आज हम क्या देखेंगे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज, उसके अंदर बहु उद्देशीय परियोजनाओं को देखेंगे। ये हमारे सामाजिक विज्ञान की जो एनसीईआरटी की बुक है उसकी 4 बुक हैं, भूगोल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। तो ये जियोग्राफी की बुक है। जियोग्राफी में ये चैप्टर 3 है, ठीक है। और ये जियोग्राफी का 13वां उसे क्या कहते हैं लेक्चर्स है, ठीक है। इससे पहले 12 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने पहले 5 में जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर और दूसरे 6 में सेकंड चैप्टर देखा था। और पिछले लेक्चर में हमने पिछले वीडियो में हमने यहाँ की इस चैप्टर की शुरुआत की थी। इस चैप्टर के शुरुआती भागों में पढ़ा था कि जल के रोचक तथ्य देखेंगे नहीं देखे थे, और जल दुर्लभता के कारण और प्रदूषण के क्या कारण है, किस वजह से जल में कमी आई है और क्या कारण है, ये सब हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या देखेंगे आज बहुउद्देशीय परियोजना। यानी पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ा था कि बांध क्या है, अब बांध को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, वे इस वीडियो में देखेंगे। तो अब मोटिवेशन के लिए एक मोटिवेशन कोड देखेंगे और उसके बाद चलेंगे अपने वीडियो पे। मोटिवेशन कोड कहता है कि हमारी ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी है। अब आप पूछोगे सर क्यों हमारी ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी क्यों है? बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। यानी कि हमारी ज़िंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना चाहिए। तो आपको कभी रुकना नहीं है। हमने पिछले वीडियो में भी एक मोटिवेशन कोड लिया था कि वो स्वामी विवेकानंद का है कि उठो, जागो और रवाना हो जाओ, और तब तक मत रुको जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो आप अपने लक्ष्य की और अग्रसर हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और अपने लक्ष्य इस साल का तो लक्ष्य है भाई ड्रीम 100, और तो अपना क्या है, एसएसटी में 100 नंबर मैं दिलवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। जो मैं कहता हूँ वो पढ़ लो तो ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। और तो क्या करता है, ये देखो अब आ गया पहला ही टॉपिक बहुउद्देशीय परियोजना। क्या कहती है? परंपरागत बांध, नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेतों में सिंचाई करने के लिए उपलब्ध करवाती हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं। आधुनिक बांध सिंचाई जो आधुनिक बांध है वे सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जलापूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन और आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। यानी कि देखो अब जो बांध बनाए जा रहे, पहले की आप बांध का उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य था सिंचाई करो। अब उस बांध के अनेक उद्देश्य हो गए, इसलिए तो उसे कहते हैं, पहले तो थी विकास परियोजनाएं, यानी परियोजना थी। अब क्या है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, एक से अधिक उद्देश्य हैं किसकी? इन परियोजनाओं के। कौन सी परियोजना है? जो बांध की परियोजना है। तो इस बांध की परियोजना के एक से अधिक कौन कौन से उद्देश्य हैं? पहला विद्युत उत्पादन, दूसरा घरेलू और औद्योगिक उपयोग, तीसरा जलापूर्ति, चौथा बाढ़ नियंत्रण, पांचवा मनोरंजन, छठ। अब आप पूछोगे सर मनोरंजन कैसे? अरे भाई, जो पानी के अंदर तैराकू होते हैं उसके पास, मतलब जो पर्यटन उस पानी को देखने के लिए आते हैं, तब उसके पास कुछ ऐसे खेल दिखाए जाते हैं, उसको भी देखते हैं। वो कारण क्या होता है उनका? वो पानी होता है, उस पानी में नौचालन होता है और मत्स्य पालन भी होता है। तो ये सभी बहुत ज़्यादा उद्देश्य है। इससे रोजगार में भी वृद्धि होती है, ठीक है। इनके भी कुछ नुकसान है, वो हम आगे देखेंगे, पर अभी फायदे देख रहे हैं, ठीक है। कोई भी सिक्का होता है, कोई भी काम होता है, उसके दो पहलू होते हैं, नुकसान और फायदा दोनों होता है। फिर भी फायदा ज़्यादा होता है, इसलिए लोग उसका उपयोग करते हैं। आधुनिक भारत में अनेक बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं बनी हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत और सिंचाई दोनों में काम आती है। सतलुज और व्यास नदी, ये दोनों बहुत बड़ी नदियां हैं उत्तर भारत की, यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। उत्तर भारत में जो दोनों पाकिस्तान में जाती है, यहाँ पे पंजाब में मिलती है और फिर पाकिस्तान में जाती है। तो ये दो बहुत बड़ी नदियां हैं, इन पे एक बांध बना है जिसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना, जिसपे जल विद्युत और सिंचाई दोनों में काम आती है, ठीक है। अब इसके बहुत सारे उपयोग है। पहले से
पहले समय में ये दो उपयोग थे मुख्य रूप से। इसी प्रकार महानदी बेसिन पर हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण में समन्वय आती है और भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी चीज़ होगी उसका लाभ और हानि दोनों होंगे। पहली चीज़ हमने लाभ देख लिए, अब हानि भी तो देखनी पड़ेगी, हानि कौन देखेगा? लाभ हमने देख लिए तो हानि भी तो हमें ही देखनी है ना। तो हानि भी देख लेते हैं। हानि है, पहला है गाद। गाद क्या होता है कि जो जो पानी को हम रोक के रखते हैं तो वो उसके नीचे जम जाता है। अभी क्या है देख लेते हैं कि बाढ़ निर्माण से तालाब बन जाता है, बांध निर्माण से तालाब बन जाता है। पीछे से आने वाली तालाब मिट्टी होती, जो बालू जो पीछे से नदी के साथ आती, वो वहीं जमा हो जाती है, आगे नहीं जाती उस बांध में, जिससे बांध के अगल बगल के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वो मिट्टी नहीं मिलती, यानी बालू नहीं मिलती। यहाँ पे ये बालू नहीं, जलोढ़ कह सकते हैं आप, क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो नदी लेके आती है, वो आगे नहीं जा पाती। और अब दूसरा है पानी की गुणवत्ता। बहाव बंद होने से पानी सड़ने लगता है, ठीक है, उसकी ताजगी खत्म हो जाती है। इस प्रभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण, आप सोचो कि सर उत्तराखंड में श्रीनगर कहाँ से गया? अरे भैया, कोई समझदार है उसकी बात अलग है, पर जो नहीं समझ पाया मैं आपको बता देता हूँ कि एक जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर है और दूसरा उत्तराखंड में भी श्रीनगर है, ठीक है। तो उत्तराखंड के श्रीनगर में बने बांध के नीचे पानी सड़ने लगा है, जिस कारण प्रसिद्ध किलकेश्वर मंदिर में शिवलिंग में श्रद्धालु शुद्ध गंगा जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं। बांध के नीचे श्रीकोट के लोगों को गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे पीलिया जैसी बीमारियां बढ़ रही है। अब देखो कितने बड़े नुकसान हो गए। पानी पड़ा सड़ने लगा है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बीमारियां हो रही है, और जो श्रद्धालु आते हैं उस मंदिर में, शिवलिंग में, तो वहाँ पे जो पानी सड़ाते हैं वो पानी भी अच्छा नहीं होता है। तो ये सभी दुष्परिणाम है किसके? बांध के। अब तीसरा यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये एक लिखा, तो ये मैंने बहुत ट्राई की, फिर मैंने कहा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही बच्चे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ये 3 है, एक की जगह आप एडजस्ट कर लेना। तीसरा है मेथेन उत्सर्जन। मेथेन एक गैस होती है, यदि आप साइंस पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो इस साल आराम से पढ़ लेना। तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर में बड़ी घोल घोल के पढ़ाइए, ठीक है। ये एक जहरीली गैस होती है जो CO2 से भी खतरनाक होती है। बांध में जलाशयों के पत्ते, टहनियाँ और जानवरों की लाश नीचे जम जाती है, और अबे लिखा का है, और सड़ने लगती है। सर्दी लगती नहीं है, सड़ने लगती है। और तालाब के नीचे इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिस कारण मीथेन बनती है, जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, विश्व उष्णन को बढ़ाती है। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, ये सब इसमें कहीं ना कहीं इस बांध का भी हाथ है। वनों का डूबना, वन तालाब, ये देखो यहाँ पे एक लिखा है तो एक नहीं, यहाँ पे ये देखो, एक को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? वन। तो ये हो गया वन। देखो आपके टीचर बड़े खतरनाक है, टेंशन मत रखो। वन तालाब में डूब जाते हैं, जिससे इन वनों में मिलने वाली तरण और का मतलब जो जानवर खाते हैं वो इससे वंचित रह जाते हैं, ठीक है। बात मुख्य ये है। जैव विविधता, बांधों के कारण पानी रुकता है, इससे कई प्रकार की प्रजातियां और मछलियां समाप्त हो गई है, जिससे जलीय जैव विविधता को नुकसान है। इस बात को आप नहीं समझ पाए तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझा देता हूँ। ये कोई एक ये देखो, यहाँ से एक नदी जा रही है, ठीक है, ये नदी जा रही है, और यहाँ पे ये एक बांध बना दिया, ठीक है। पहले इसका प्राकृतिक बहाव अलग था, इस कलर का ही होता है पानी, तो ये पानी जा रहा था। अब यहाँ से तो एकदम भाई यहाँ से रोक दिया, ठीक है। वो बात अलग है कि बारिश के सीजन में पानी आगे जाता है, यानी इसके बैरियर खोल दिए जाते हैं। फिर भी जो 12 मासी नदी चलती है वो तो रुक गई। अब रुकने से 2-3 नुकसान हो गए। यहाँ पे जो मछली है, जो यहाँ पे मछलियाँ हैं, ये सब मछलियाँ इधर की मछलियों से मिल नहीं पाती, यानी कि इनका जो प्रजनन सिस्टम है वो भी रुक जाता है, और ये हम यहीं अटक के रह जाती, यहीं यहाँ से ना पीछे जाती ना आगे जाती, और आगे जा नहीं पाती और पीछे जाना नहीं चाहती। तो इस वजह से
उनकी जैव विविधता भी खत्म हो रही है। और इनमें जैव विविधता, मछलियों की जैव विविधता में मुख्य रोल किसका है? बांधों का है। ठीक है, अब पांचवा है जलाशयों से प्रेरित भूस्खलन। बांधों द्वारा सुरंग बनाई जाती है, ठीक है, और जो पहाड़ियों को अस्थिर कर देती है और जिस कारण भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ जाती है। ये घटनाएं यहाँ पे नहीं देखी जाएगी, ये घटनाएं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में देखी जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखी जाएगी। मलेरिया के कीटाणुओं की वृद्धि। बांधों में जलाशय में रुके पानी में मलेरिया के कीटाणु पनपते हैं जो जलाशयों के नज़दीकी क्षेत्र में रह रहे लोगों में बीमारियां बढ़ाते हैं। ठीक है, पानी सड़ने लगता है उसमें। आप भी सोचो, गंदे पानी में क्या होता है? कीटाणु ही आएंगे। तो वो पानी कई दिनों से पड़ा है, एकदम एकत्रित हुआ तो वो पानी सड़ने लगता है। ठीक है, बहते पानी के सौंदर्य की कमी। कोई लोग होते हैं जिन्हें, जो प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी वे होते हैं, उन्हें बहता हुआ पानी देखने में बड़ा सुकून मिलता है। पर दुनिया के लोग गंगा दर्शन के लिए यहाँ आते हैं भारत में। बहती हुई गंगा के स्थान पे यहाँ पे उन्हें तालाब दिखते हैं, जिससे वे खुशी से वंचित होते हैं और इससे पर्यावरण पे, पर्यटन पे दुष्परिणाम मिलता है। ठीक है, परिणाम पड़ता है। वो सोचते हैं कि हम वहाँ से सोचते हैं कि भाई दुनिया की सबसे पवित्र नदी को देखेंगे, उसे बहती हुई नदी को देखेंगे, और वहाँ से आते हैं और यहाँ पे एक तालाब दिखता है। क्यों? क्योंकि ये बांध उस नदी को रोक देते हैं, एक अवरोध होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि बांध किसे कहते हैं? तो बांध एक अवरोध होते हैं जो एक तालाब बनाकर पानी को रोकते हैं और नदी के बीच में अवरोध के रूप में आते हैं। ठीक है, अब एक बड़ा आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये क्या था, किसने किया था, किस लिए किया था, ये सभी इसमें पढ़ेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर विशाल बांध के निर्माण के खिलाफ कब हुआ? 1985 में शुरू हुआ, जो सबसे शक्तिशाली जन आंदोलन है। जल आंदोलन कर लो, जन आंदोलन नहीं, जल आंदोलन। ठीक है, नर्मदा भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहती वाली, देखो यहाँ पे आप सोचो कि सबसे बड़ी कैसे है कि ये पश्चिम में बहने वाली नदी, यानी भारत की लगभग 90% नदियाँ कहाँ से जाती है? पूर्व से नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। देख लो, यहाँ से चंबल रवाना होती है, तो अपने राजस्थान की बात करते हैं। देखो लूनी नदी है, वो अजमेर से निकलती है, वो इसका मतलब क्या कहते हैं, उसका अपवाद है। यहाँ चंबल नदी निकलती है, बनास निकलती है। चंबल क्या करती है, यहाँ से निकलती है, यमुना में जाती है, यमुना गंगा में, और गंगा सीधी उधर जाती है। इसका मतलब क्या है कि चंबल नदी भी जाती है, चंबल नदी का पानी जाता तो ओवरऑल बंगाल की खाड़ी में, और गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में, यमुना का बंगाल खाड़ी में, गागर मिलती है वो उसका भी उसके अंदर, कोसी, गंडक, इन सब का उसके अंदर जाता है, भागीरथी का भी उसके अंदर जाता है बंगाल खाड़ी के अंदर, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, इन सब का भी उसके अंदर जाता है। तो ये जो नदियां हैं, इधर जो 2 या 3 नदियां बड़ी जो अरब सागर में गिरती है, तो उनमें ये सबसे बड़ी है। तो इस पे एक बांध बनाया जिसका विरोध वहाँ के आदिवासी लोगों ने किया। ठीक है, प्रस्तावित सरदार सरोवर बांध और नर्मदा सागर 2.5 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित करेगी, और ये बहुत बड़ा प्रवास है। ठीक है, बहुत बड़ा प्रवास है। 1985 में सरदार सरोवर बांध के बारे में सुनने के बाद में मेधा पाटेकर, इसका नाम याद रख लेना, और उसके सहयोगियों ने परियोजना स्थल का दौरा किया, और उन्होंने देखा कि सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आदेश के कारण परियोजना कार्य की जांच हो रही थी। तो मेधा पाटेकर की नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत मुख्य क्या कहते हैं उसकी है वो भूमिका है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में आदेश दिया कि 700 परिवार में से प्रत्येक परिवार के लिए विस्थापित होने की संभावना कितने सैकड़ा और हजार 1 लाख 10 लाख 60 लाख रुपए है। मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीश की एक खंडपीठ ने 2 हेक्टेयर भूमि के 60 लाख प्रति परिवार को मुआवजे का आदेश दिया। जहां तक महाराष्ट्र और गुजरात का सवाल था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राहत और पुनर्वास कार्यों में 3 महीने के भीतर काम पूरा हो जाना चाहिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और इनमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल आपको आसानी से समझा देंगे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीडियो में, यानी आज देखो, आज संडे हो गया,
और मंडे को ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे और ट्यूसडे को हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा फार्मिंग है, कृषि, हाँ कृषि है, उसको शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द हमारी ज्योग्राफी ख़त्म होगी, हिस्ट्री ख़त्म होगी, इकोनॉमी ख़त्म होगी। और देखो सिलेबस बहुत लंबा है, छोटा नहीं है। मैं तो कोई कंपटीशन एग्जाम होता है उससे भी बड़ा है, पर पढ़ना तो हमें ही है, तो पढ़ेंगे। आप सब सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ फैला दो, और हम आपके लिए डेली ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो ये अपना क्लास टाइम 3 बजे आप सभी को याद रखना है, हमें 3 बजे डेली मिलना है, हमारी क्लास 3 बजे हमेशा होगी। तो ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में देखो, यहाँ से मैं आपको थंबनेल भी बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे। वर्षा जल संग्रहण पढ़ेंगे, और अपना आप सोचेंगे सर वीडियो से पहले आपने थंबनेल बना दिया, तो मैं आपको इसका कारण बता देता हूँ। इसका ये कारण है कि बार बार मेरे को थंबनेल बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, और मैं जब भी काम करता हूँ एक तो उसको पूरा करके छोड़ देता हूँ। इसलिए मैंने कल ही यानी गुरुवार को बैठ के आराम से, शुक्रवार को बैठ के सारे के थंबनेल बना ली। मैंने कहा बार बार क्या बनाना, और उसको प्रेजेंटेशन में ऐड कर दिया। मैंने कहा बार बार वहाँ से भी कोई ज़रूरत नहीं है कि स्क्रीन पे लाएं कि आज ये पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। तो उसकी 35 स्लाइड बना दी और सब, और इसका PDF मैंने बहुत पहले डाल दिया, यानी कि जिस दिन काम कंप्लीट हुआ इसका प्रेजेंटेशन का, वहीं PDF डाल दिया। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल RB स्टडी YT को ज्वाइन कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी। तो ठीक, टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का वीडियो कल से 10 मिनट छोटा है, क्योंकि कल लेक्चर्स बहुत लंबा था, कल कॉन्सेप्ट की शुरुआत थी, आज समझ रहे हो आप, ज़्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं, और नेक्स्ट के लिए कुछ छोड़ो यार। आज का वीडियो देखो, इन दोनों क्लास को एक साथ करेंगे तो वीडियो हो जाएगा 50-60 मिनट का, और अलग अलग करेंगे तो ये 20 का और अगला भी 20 का हो जाएगा। तो बस ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका ऐसे ही प्यार रहा तो